हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में आज का टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा पद। तो सबसे पहले हम पद जान लेते हैं कि पद का निर्माण कैसे होता है। तो जैसे कई सारे वर्ड्स मिलके शब्द बनते हैं और उन शब्दों को मिला दिया जाए तो एक हमारा पद बन जाता है। तो आज हम पद के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पद के प्रकार। तो पद कितने टाइप के होते हैं? पद दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है विकारी शब्द एंड एक होता है अविकारी शब्द। विकारी मतलब होता है, जैसे कि विकार का मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है विकार का मतलब? विकार का मतलब होता है परिवर्तन, जिसमें हम हर प्रकार से परिवर्तन, जिसमें किसी मतलब हर प्रकार से परिवर्तन किया जा सके। और अविकारी का मतलब होता है उसमें अलग आ दो, मतलब कि जिसमें हम किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से परिवर्तित होते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अर्थात जिन्हें हम लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे काजल। काजल एक लड़की है तो इसे लिंग के आधार पर परिवर्तित किया गया है तो ये स्त्रीलिंग में आएगी। और फिर इसी प्रकार अगर उसे पुल्लिंग में देखेंगे तो काजल की जगह पे आप लिख सकते हो, जैसे कि काजल की जगह पे आप राम कर दिए तो ये पुल्लिंग में आ जाएगा। ठीक, अब देख लेते हैं लड़का, लड़के। तो ये बहुवचन, वचन की दृष्टि से देखें तो लड़के हो जाएगा, तो ये बहुवचन में आ जाएगा। वैसे देखेंगे तो लड़का रहेगा, है ना। अब कारक के प्रभाव पे देख लेते हैं। तो कारक की दृष्टि से हो जाएगा मैं, मुझको, मुझसे। ये कारक की दृष्टि से हो गया, इसे परिवर्तन किया गया है। और ये जो होते हैं विकारी शब्द, ये 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 टाइप के होते हैं। अविकारी शब्द की बात करें तो अविकारी शब्द हमने आपको बता दिया कि वो शब्द होते हैं जिन्हें हम लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से परिवर्तित इन्हें नहीं किया जा सकता है। यही इसकी डेफिनेशन भी है। जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से परिवर्तित ना किया जा सके उन्हें अविकारी, यहाँ पे अविकारी होगा, या फिर इसे ही अव्यय कहते हैं। ठीक है, अव्यय भी इसे ही कहते हैं। जैसे कि यथा, इधर और इसलिए, इन्हें आप लिंग, वचन, कारक या काल के प्रभाव से परिवर्तित नहीं कर सकते। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण होता है, समुच्चय बोधक होता है, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक होता है। ये 4 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसमें से ये जो पहला है विकारी शब्द का संज्ञा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। संज्ञा की डेफिनेशन देखिए तो संज्ञा क्या होता है। तो आप सब लोग जानते ही होंगे, इंग्लिश में से नाउन कहते हैं। नाउन अर्थात नाम, किसी भी वस्तु, भाव, जीव और जीव के स्थान जो भी उसका बोध कराता है, नाम का बोध कराता है, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे कि संज्ञा उस विकारी शब्द को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, जीव और स्थान के नाम का बोध होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा बराबर नाम समझ लीजिए आप। संज्ञा बराबर क्या होता है? नाम। ठीक है, जैसे कि लड़का, मोहन, ये नाम हो गए किसी व्यक्ति के, ये स्थान का नाम हो गया दिल्ली। पुस्तक, ये बुक का नाम हो गया, और ये भाव हो गया प्रेम। तो इसी प्रकार से किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या जीव और स्थान के नाम का जहाँ बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम संज्ञा के भेद की बात करते हैं। तो संज्ञा के भेद की आगे बात करें तो संज्ञा के भेद 2 होते हैं। एक होता है अर्थ के आधार पर और एक होता है व्युत्पत्ति के आधार पर। अर्थ के आधार पर देखें तो 5 प्रकार की संज्ञा होती है और व्युत्पत्ति के आधार पर देखें तो 3 प्रकार की होती है। अब देख लेते हैं अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की होती कौन कौन सी है। चलिए देखते हैं अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की कौन कौन सी होती है। तो ये होता है, नंबर 1 होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकेंड जातिवाचक संज्ञा, थर्ड समुदायवाचक संज्ञा या फिर इसे ही हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, फोर्थ है द्रव्यवाचक संज्ञा, फिफ्थ है भाववाचक संज्ञा। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 होती है, वो है इसमें है व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराया गया हो। ठीक है। गणनीय वाचक संज्ञा होती है जिसमें किसी मतलब जिसकी गणना की जा सके। अगणनीय मतलब होगा जिसकी गणना न की जा सके, जहाँ पे वो होता है। बात करें आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं। कौन कौन सा है? तो देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है और भाववाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा में ही आपका एक आ जाएगा समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 2 पार्ट में हो गए हैं जातिवाचक संज्ञा। मूल रूप से देखें तो 3 होते हैं। अब हम इसे एक एक करके देख लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, आप यहाँ पे समझ रहे होंगे, व्यक्ति से ही आप इसे समझ जाएंगे। इसकी डेफिनेशन, व्यक्ति अर्थात जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, मतलब कोई विशेष व्यक्ति हो गया, विशेष वस्तु हो गई, विशेष स्थान हो गया या विशेष कोई प्राणी या जीव हो गया, उसके नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है निखिल, ये किसी व्यक्ति का नाम हो गया। अब निखिल क्या है? ये विशेष व्यक्ति है। निखिल नाम के तो बहुत सारे व्यक्ति
होंगी, पर जो निखिल है, जो निखिल नाम का जो लड़का है वो अपने आप में तो एक ही है ना, विशेष है। ऐसे पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी जो है वो एक ही है पृथ्वी। हिमालय हो गया, हिमालय पर्वत भी एक है, इसलिए ये भी विशेष है। और सूर्य है, सूर्य भी अपने आप में एक ही है, तो ये भी विशेष है। तो इस प्रकार हो गया विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा का, कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के नाम का जो बोध कराता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, वाक्य में प्रयोग कैसे होगा, कैसे पहचानेंगे कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो एग्जाम्पल देखिए, राज सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा है। यहाँ पे पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है, जो भी मान लो, राज जो है वो सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा है। अब इसमें आपको पहचानना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे है, कौन कौन सा शब्द जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसमें सबसे पहले आपका हो जाएगा राज। राज एक विशेष व्यक्ति है और एक ही है, और सुबह से क्या पढ़ रहा है, अंग्रेजी पढ़ रहा है। तो इसमें दो चीजें हैं, विशेष चीजें दो हैं, राज और अंग्रेजी, ये दोनों हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगी, ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस वाक्य में जो है राज और राज अपने आप में एक विशेष है और अंग्रेजी एक अपने आप में विशेष है, तो ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा है प्रकाश सूर्य की तरफ कब से देख रहा है। तो इसमें भी प्रकाश और सूर्य अपने आप में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसे है, क्योंकि प्रकाश जो है अपने आप में एक ही व्यक्ति है ना, अपने आप में वो एक है और विशेष है, और इसी प्रकार सूर्य भी एक है, तो ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अब सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा में भी आप इसे जाति से समझिए। एक जो जाति होती है किसी भी मतलब इकट्ठी उसकी चीज कर ली जाए तो जाति जैसे एक प्रकार की होती है, जैसे जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं, जैसे कि उनकी पूरी प्रजाति जिसमें आ जाती है जातियां, उसका बोध कराती है, या फिर उसे आप किसी प्राणी मान लो, वस्तु मान लो, या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि फल हो गया, सब्जियां हो गई और फौजी हो गया। अब फल, इसको कैसे आप जानेंगे कि जातिवाचक है फल, क्योंकि देखो फल के अंदर आप एक फल को एक जाति के रूप में ले रहे हो ना, क्योंकि फल के अंदर कई सारे फल आ जाते हैं, जैसे कि आम हो गया, बनाना हो गया, मैंगोज हो गए, कई सारे फ्रूट्स आ जाते हैं फल में। तो उसे अब आप अलग अलग तो नहीं बोलोगे, अब इकट्ठे बोलोगे जब तो वो फल में ही आएंगे, तो एक उसकी जाति को दर्शाता है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा फल जातिवाचक। ऐसे सब्जियां में भी हो जाएगी कि सब्जी के अंदर कई सारी सब्जियां आती हैं, है ना, तो ये जो सब्जी है वो इसके जातिवाचक संज्ञा को दर्शाता है। इसी प्रकार फौजी हो गए, फौजी जो होते हैं वो उनका पूरा समुदाय होता है, अब इसलिए फौजी भी जातिवाचक हो गया। वाक्य प्रयोग देखें तो वाक्य में प्रयोग होगा, जैसे टोकरी में फल रखे हैं, टोकरी में फल रखे हैं। तो इसमें जो टोकरी हो गया, ये टोकरी एक जाति हो गई, क्योंकि टोकरी एक ही टोकरी नहीं होती, कई सारी प्रकार की टोकरी होती है, जिसे हम टोकरी ही कहते हैं। उसमें कई प्रकार की टोकरियां आ जाएंगी, और ये इसमें टोकरी और फल ये दोनों क्या हो जाएंगे, जातिवाचक, क्योंकि फल के अंदर भी कई प्रकार के फल आ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा टोकरी में फल रखे हैं जातिवाचक संज्ञा का। चलिए देखते हैं आगे। अब जातिवाचक संज्ञा का जैसे हमने ऊपर देखा था कि इसे दो भागों में बांटा गया था, जिसमें आ जाता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा आ जाता है और समूहवाचक संज्ञा आ जाता है। इसके दो उपभेद करके हमने देखा था। तो सबसे पहले देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द द्रव्य से आप समझ जाते होंगे, जिसमें लिक्विड वगैरह आता है, ये साइंस में देखें तो ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु, तो ये सब आ जाते हैं इसमें। तो जो संज्ञा शब्द ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु आदि का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है, ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि कोयला क्या हो गया, कोयला ये आपका ये कोयला हो गया। हीरा क्या हो गया, हीरा ठोस हो गया, ठोस के अंतर्गत आ जाएगा। सोना क्या हो गया, सोना धातु हो गई। तेल क्या हो गया, ये द्रव्य में आ जाएगा। इसी प्रकार पानी भी द्रव में आ जाएगा, और कोयला जो है ये अधातु में आ जाएगा। इस प्रकार जो ठोस, द्रव, धातु, अधातु का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। वाक्य प्रयोग करके देखते हैं तो देखिए, जहाँ कोयला होता है वहाँ हीरा भी हो सकता है। तो यहाँ पे कोयला और हीरा ये दोनों क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा का बोध करा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा हमने देख लिया। अब हमारा है समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा को भी, या फिर इसे हम समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा को आप इस प्रकार से समझिए, समूह का मतलब होता है एक विशेष, मतलब समुदाय, पूरा इकट्ठे पूरे ग्रुप की बात हो रही है। ठीक है, आप इसे समूह से समझिए। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जो संज्ञा शब्द समूह का बोध कराते हैं, मतलब एक पूरे ग्रुप हो जिसमें उसका बोध कराते हैं, वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये हमेशा एक वचन होते हैं। जैसे कि परिवार, अब परिवार में कोई
एक व्यक्ति तो आएगा नहीं, पूरा का पूरा उसमें परिवार होंगे, कई सारे व्यक्ति होंगे, मम्मी पापा भाई बहन जो भी हो, और उसके अलावा भी कुछ परिवार होंगे, वो पूरे के पूरे परिवार आ जाएंगे। इसी प्रकार फौजी जो होंगे उसमें बहुत सारे समूह बना के फौजी होंगे। वो मेला हो गया, मेला को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मेला में तो कोई एक व्यक्ति रहता नहीं, कई सारे लोगों की भीड़ बना के वहाँ पे मेला लगाया जाता है। तो इस प्रकार समूहवाचक संज्ञा हुआ कि जो समूह का बोध कराते हैं बहुत सारे समूह या समुदाय। वाक्य प्रयोग देखें तो मेरा परिवार दिल्ली में रहता है। अब इसमें आप देखेंगे कि यहाँ समूहवाचक संज्ञा कैसे, तो जो परिवार है, अब परिवार दिल्ली में रहता है, ऐसा तो अपन नहीं बोल रहे हैं कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ऐसा अगर एग्जाम्पल होगा तो पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए है कि मेरे लिए है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, मेरा परिवार दिल्ली में रहता है, मतलब पूरे समूह की बात कर रहा है कि उसका पूरा परिवार जो है वो दिल्ली में रहता है। तो आप इस प्रकार से समझ जाएंगे कि ये समूहवाचक संज्ञा है। आगे देखते हैं, आगे 3rd नंबर पे आ जाता है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है, जिन संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है वे भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती हैं तो कुछ विभिन्न प्रत्ययों को जोड़कर बनाई जाती हैं, जैसे कि क्रोध, खुशी, आश्चर्य, प्रेम। ये सब भाव, मतलब ये सब आपके अंदर ही छिपा है। आपके अंदर क्रोध भी होगा, खुशी भी होगी, आश्चर्य भी होगा, प्रेम भी होगा, ये सब कुछ, तो ये भाव होता है, ये भाववाचक संज्ञा होती है, जिसके अंदर सब कुछ होता है, क्रोध, खुशी, आश्चर्य, ये भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। समझ के होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे कुछ है, जैसे कि हमने देखा था जातिवाचक संज्ञा में द्रव्यवाचक संज्ञा आ जाता है और समूहवाचक संज्ञा आ जाता है। तो अब इसमें भी पहचानेंगे कि कैसे जाति द्रव्यवाचक है, कैसे व्यक्तिवाचक है, कैसे समूहवाचक है। तो संज्ञा के परिवर्तन संबंधी पहचान, जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए, भारत की आज़ादी में, आप इसे वाक्य से ही समझ जाएंगे, भारत की आज़ादी में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था। अब इसमें आप गांधी देखना, ये जो व्यक्ति हैं गांधी जी को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, है ना। अब इसमें बोल रहे हैं भारत की आज़ादी में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो अब इसमें गांधी जी की बात कर रहा है। तो गांधी जी एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, एक विशेष व्यक्ति है, जो कि महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी की बात कर रहा है ना। महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था, तो इसमें एक विशेष व्यक्ति की बात कर रहा है, महात्मा गांधी का। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा की इसमें बात कर रहा है, ठीक है। सेकंड वाक्य में देखेंगे, सेकंड वाक्य में क्या है, भारत की सत्ता पर सिर्फ गांधी परिवार का अधिकार हो सकता है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, भारत की सत्ता पर सिर्फ गांधी परिवार का अधिकार हो जाता है। पहले सेंटेंस में बोला था गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है, तो इसमें बोल दिया कि विशेष व्यक्ति। अब वो गांधी जी, महात्मा गांधी की बात कर रहा है, एक विशेष व्यक्ति की, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब भारत की सत्ता पर सिर्फ गांधी परिवार का अधिकार हो सकता है। अब इसमें गांधी परिवार की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी उनकी जाति का बोध कराया है, मतलब गांधी परिवार यानी कि जाति का बोध करा रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है, इस कॉलोनी के सभी परिवारों को एक पहचान पत्र दिया जाएगा। इस कॉलोनी के सभी परिवारों को एक पहचान पत्र दिया जाएगा। इसमें भी किसी एक की तो बात नहीं कर रहा है, इसमें सभी परिवारों की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, सभी परिवारों की बात कर रहा है। तो इस परिवार के सभी परिवारों को एक पहचान पत्र दिया जाएगा। तो इसमें भी एक जाति का बात कर रहा है, नहीं, इसमें आप बोल रहे सभी परिवार, यानी कि इसमें एक समूह की बात कर रहा है, ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसमें इस कॉलोनी के सभी परिवारों को एक पहचान पत्र दिया जाएगा, तो इसमें एक समूह की बात कर रहा है कि पूरे के पूरे जितने भी परिवार हैं उनमें दिया जाएगा पहचान पत्र, समूह की बात कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने हिंदी व्याकरण के पद के बारे में जाना, इसमें हमने कंप्लीट संज्ञा के बारे में पढ़ा, तो ये संज्ञा के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया। अब इसके आगे हम और अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।